गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है लघु बीजाणुधानी। कल से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। लघु बीजाणुधानी जो है वो 4 परतों से घिरी हुई संरचना होती है। जैसा कि कल आपको बताया था, सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडिल लेयर एपिडर्मिस 1 स्तरीय, एंडोथीसियम 1 स्तरीय, मिडिल लेयर 1 से 3 स्तरीय और सबसे अंत में टेपिटम। और टेपिटम के अंदर की कोशिकाएं आपको बताया था कल कि ये टेपिटम है, तो इसके अंदर की समस्त कोशिकाएं एमएमसी कहलाती है। एमएमसी का मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल। टेपिटम सबसे आंतरिक परत टेपिटम। टेपिटम जो है अपनी प्रकृति या स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार की होती है, अमीबीय और स्रावी या ग्रंथिल। अमीबीय को पेरिप्लाज्मोडियल भी कहते हैं। इसका एकमात्र उदाहरण है, वो भी आपको याद रखना है, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। ट्रेडेंसकेंसिया के जो पुंकेसरी रोम होते हैं, कौन से? ट्रेडेंसकेंसिया के पुंकेसरी रोमों में अमीबीय प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। अर्थात यहाँ क्या होता है कि पूरी की पूरी टेपिटम टूटकर और वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। टेपिटम क्या करती है? वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, जबकि अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में स्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम पाई जाती है, जो जैसे जैसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है वैसे वैसे पोषक पदार्थ स्रावित करती रहती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां बनता है जो बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है कि अगर टेपिटम हासित हो जाए तो क्या होगा। चूंकि टेपिटम क्या करती है? वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, तो अगर टेपिटम नष्ट हो जाती है तो क्या होगा? वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्राप्त नहीं होगा। तो इसके कारण वे परागकण जो है वो बंध्य प्रकार के होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में टेपिटम में कुछ वसा प्रकृति की गोलिकाएं या पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय। तो ये भी पूछा जा सकता है प्रोयूबिस्काय क्या है। तो टेपिटम में पाई जाने वाले वसा की गोलाकार बूंदें प्रोयूबिस्काय कहलाती है। प्रोयूबिस्काय के ऊपर स्पोरोपोलेनिन एक आवरण बना लेता है, और स्पोरोपोलेनिन का आवरण बनने के पश्चात इनको कहते हैं यूबिस्काय। और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पोरोपोलेनिन। ये आपको ध्यान में रखना है। स्पोरोपोलेनिन क्या है? अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन होता है। आगे प्रश्न एक बनता है, वो अभी बता देता हूं आपको कि परागकण जीवाश्म रूप में संरक्षित रह सकते हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि उनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण वो जीवाश्म रूप में संरक्षित रह सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, लघु बीजाणुधानी की संरचना। उसके बाद में अपना टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अभी जो अपन ने पढ़ा टेपिटम ये टेपिटम है, और टेपिटम के अंदर की समस्त कोशिकाएं आपको बताया था क्या कहलाती है? आर्कीस्पोरियल इनिशियल, या इसको अपन कह सकते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो प्रत्येक सेल क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ये सेल्स क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है। एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल या प्रसूतक कोशिकाएं, प्राथमिक प्रसूतक कोशिकाएं, और दूसरा बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है? लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इस क्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ये लघु बीजाणु जो है वो निम्न रूपों में व्यवस्थित रह सकते हैं, यानी चतुष्फलकीय, अर्थात इस प्रकार से 4 लघु बीजाणु आपस में संयुक्त रहते हैं, 3 सामने से दिखाई देते हैं, एक इनके पीछे व्यवस्थित रहता है। चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय का उदाहरण है
अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। उसके बाद में समद्विपार्श्विक, तो समद्विपार्श्विक के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, चारों लघु बीजाणु सामने से दिखाई देते हैं। उदाहरण एक बीजपत्री पादप, क्रोसित इस प्रकार से, उदाहरण मैग्नोलिया, या टी आकार में व्यवस्थित हो सकते हैं इस प्रकार से, एरिस्टोलोकिया उदाहरण, और या फिर रेखित रूप से ये व्यवस्थित रह सकते हैं, यानी चारों एक सीधी रेखा के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। उदाहरण है हेलोफिलिया। ये इतना सा छोटा सा टॉपिक है लघु बीजाणु, दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और ये लघु बीजाणु आपस में इस प्रकार से चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रोशित या टी आकार या रेखित रूप से व्यवस्थित रह सकते हैं। यहाँ एक एक नंबर का छोटा प्रश्न बनता है कि इनके उदाहरण क्या है। इस प्रकार दो प्रश्न और बनते हैं कि पराग पिंड या पोलिनियम किसे कहते हैं। जब लघु बीजाणु ध्वनि से पराग कण पृथक होते हैं, या अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, पराग कोश का स्फुटन। चूंकि आप लोगों को पता है ये अपन ने संरचना बनाई थी कल पुंकेसर की, और ये पुंकेसर के अंदर इस प्रकार से ये क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि है। तो लघु बीजाणु ध्वनि का जब स्फुटन होता है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार से इसका स्फुटन हो सकता है, अनुप्रस्थ हो सकता है, अनुदैर्घ्य हो सकता है, छिद्रित हो सकता है, या कपाटी हो सकता है। तो यहां से जब इसका स्फुटन होगा तो स्फुटन के पश्चात जब परागकण बाहर निकलेंगे, तो ये यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो आपको ध्यान में रखना है कि परागकण कितने केंद्र की अवस्था में झड़ते हैं। तो ये 2 केंद्र की अवस्था में, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद के विकास के अंतर्गत। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 केंद्र की अवस्था में यहां से झड़ते हैं। लेकिन यहां व्यवस्थित जब परागकणों का निर्माण होता है तो उन्हीं परागकणों को अपन लघु बीजाणु कहते हैं। यानी ये जो चतुष्फलक है या चतुष्फलक के रूप में लघु बीजाणु पृथक रहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर का प्रश्न बनता है कि इन लघु बीजाणुओं के बीच में जो ये परत है ये किसकी बनी होती है। तो ये एक केलोज नामक पदार्थ होता है, उसकी ये परत बनी होती है। और स्फुटन से पूर्व ये केलोज विघटित हो जाती है और परागकण पृथक होते हैं। और जब परागकण पृथक होते हैं अधिकांश पादपों में, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, अधिकांश पादपों में ये द्विकेंद्र की अवस्था में झड़ते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। एक, लघु बीजाणुओं के अंतर्गत जो भित्ति बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, केलोज नामक पदार्थ की। परागकण कितने केंद्र की अवस्था में झड़ते हैं, द्विकेंद्र की अवस्था में। अब जो अपना 1 नंबर का प्रश्न और बनता है कि परागपिंड या पोलिनियम किसे कहते हैं। जब एक से अधिक परागकण आपस में चिपके हुए रहते हैं तो उसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। उदाहरण आप लोगों को याद रखना है आग। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न और बनता है जिसे पोलिस्पोरी या बहुबीजाणुता कहते हैं। बहुबीजाणुता या पोलिस्पोरी। पोलिस्पोरी क्या है कि जब यहां अपन बात कर रहे हैं कि एक साथ 4 लघु बीजाणु संयुक्त रहते हैं। जब 4 से अधिक लघु बीजाणु किसी एक चतुष्क में उपस्थित हों तो उसे क्या कहेंगे, बहुबीजाणुता। उदाहरण है ड्रोसेरा और टाइफा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नर युग्मकोद्भिद या स्टार्टिंग में जो अपने चैप्टर का नाम है वही मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट क्या है, परागकण। परागकण किसे कहते हैं, नर युग्मक परागकण कहलाता है। परागकण जब केलोज नामक भित्ति टूट जाती है, विघटित हो जाती है, तो ये चारों लघु बीजाणु जो एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, परागकण। तो नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका क्या है, परागकण है। और अब परागकण जो एक केंद्र की अवस्था है, यह परागकण एक केंद्र से 3 केंद्र की अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इसे कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका क्या है,
परागकण। अब आप देखिए क्या होता है, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हुआ है। इसकी भित्ति विघटित होने के पश्चात इसको परागकण कहते हैं। अब परागकण के अंतर्गत क्या होता है, एक सामान्य परागकण की अगर संरचना देखें तो अब इसके अंदर जितने भी विभाजन होंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे, समसूत्री विभाजन। एक परागकण लघु बीजाणु धानी के अंदर ही क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा और समसूत्री विभाजन करके एक केंद्रकीय परागकण से द्विकेंद्रकीय परागकण का निर्माण करता है। तो क्या होगा, जैसे देखो सबसे पहले ये परागकण एक केंद्र की अवस्था है। अब ये परागकण क्या करेगा, परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। परिधि की ओर स्थानांतरित होने के पश्चात फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा। चूंकि ये परिधि की ओर स्थानांतरित हो गया है इसलिए इसके अंदर जो केंद्र की ओर, ये अपना केंद्र है, तो केंद्र की ओर जो तर्कतंतु या गुणसूत्र बनेंगे वो क्या होंगे, विकसित प्रकार के, और परिधि की ओर जो तर्कतंतु या गुणसूत्रों का निर्माण होगा वो हासित प्रकार के होंगे और उन्हें क्या कहते हैं, कुंद प्रकार के तर्कतंतु कहते हैं। और इस प्रकार से परिधि की ओर स्थानांतरित होने के कारण जो समसूत्री विभाजन हुआ है उसके कारण दो केंद्रकों का निर्माण होता है और वो दो केंद्र क्या हो गए, एक सामान्य प्रकार के लेंस का आकार का केंद्रक होता है और दूसरा अनियमित आकार का केंद्रक बन जाता है। तो अब ये क्या बन गया, अपना द्विकेंद्रकीय परागकण। और इसी अवस्था में ये क्या करता है, झड़ता है। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है परागकण की संरचना। तो देखिए परागकण एक द्विस्तरीय परत है जिसके अंदर एक दो केंद्रक होते हैं। बाह्य परत एक्साइन कहलाती है, आंतरिक परत इंटाइन कहलाती है। बाह्य परत जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसकी बाह्य परत बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलेनिन की। और इस स्पोरोपोलेनिन की परत बने होने के कारण परागकण जो है वो जीवाश्म रूप में संरक्षित रहते हैं। आंतरिक परत जो इंटाइन है वो अपने सामान्यतः सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। दो केंद्रक हो गए, तो एक केंद्रक को यहां अपन कह देंगे मेल न्यूक्लियस और दूसरा जो केंद्रक है वो केंद्रक कहलाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, कायिक केंद्रक और नर केंद्रक। इसके अलावा स्थान स्थान पर स्पोरोपोलेनिन के अंतर्गत क्या होते हैं, या यूं कहते हैं कि स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता, उसे हम जननिक छिद्र कहते हैं। और इन्हीं जननिक छिद्रों के द्वारा आगे पराग नलिका का निर्माण होता है। इस अवस्था में परागकण झड़ जाते हैं और उसके पश्चात मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था परागण का। तो इसके पश्चात क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। परागण किसे कहते हैं ये आपको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। तो वर्तिकाग्र किसका भाग है, स्त्री केसर या मादा जनन का भाग है। यहां परागकण आ जाएगा। यहां परागकण आने के पश्चात एक क्रिया और होती है जिसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। यहां पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया होगी जो अपन बाद में पढ़ लेंगे। और परागकण आने के पश्चात क्या होगा, वर्तिकाग्र के द्वारा पोषक पदार्थ स्रावित होंगे और पोषक पदार्थ स्रावित होने के पश्चात ये जो नर केंद्रक है ये पुनः क्या करेगा, एक समसूत्री विभाजन और करेगा और इस प्रकार से यहां तीन केंद्रकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। और इस तीन और साथ साथ ही क्या होगा, जो जननिक छिद्र हैं उनसे पराग नलिका का भी निर्माण हो जाता है। तो ये संपूर्ण संरचना क्या कहलाती है, नर युग्मकोद्भिद, अर्थात द्विकेंद्र की अवस्था में परागकण झड़ते हैं। झड़ने के पश्चात परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया होने के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पोषक पदार्थ अवशोषित करता है और पोषक पदार्थ अवशोषित करने के पश्चात जो नर केंद्रक है वो पुनः क्या करता है, एक विभाजन और करता है और विभाजन करके दो नर केंद्रकों का निर्माण करता है और एक इसमें कायिक केंद्रक का निर्माण होता है। तो तीन केंद्रकीय परागकण युक्त और थोड़ा बहुत इसमें पराग नलिका का भी निर्माण हो जाता है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। धन्यवाद बहुत बहुत। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।